गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन का पूरा चैप्टर पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो अपन वापस रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो अपन चैप्टर नंबर 14 लेते हैं विच इज नेचुरल रिसोर्सेज। चैप्टर थ्योरी वाला है तो मैं इसलिए इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लूंगी। अब देखो चैप्टर नंबर 14 नेचुरल रिसोर्सेज। आवर प्लैनेट अर्थ इज द ओनली वन ऑफ द विच लाइफ एज वी नो इट एग्जिस्ट। यानी कि इतने सारे प्लैनेट्स हैं उसमें सिर्फ एक अर्थ ही ऐसा है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स। मोस्ट लाइफ फॉर्म वी नो नीड एन एम्बिएंट टेम्परेचर वाटर एंड फूड। यानी कि अलग अलग टाइप की लाइफ फॉर्म्स हैं। किसी को टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है, किसी को पानी की, किसी को खाने की और किसी को इन सब की। द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द अर्थ एंड द एनर्जी फ्रॉम द सन are necessary to meet the basic requirement of all life form on the earth। यानी कि अर्थ पे जितने भी रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं या जो सन से हमें एनर्जी मिलती है वो सारी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करती है। व्हाट आर दीज सोर्सेज ऑन द अर्थ। यानी कि जो रिसोर्सेज अपन बोल रहे हैं वो एक्चुअल में है क्या। दीज आर द लैंड द वाटर एंड द एयर। यानी क्या क्या है, तीन चीजें, द लैंड, द एयर एंड द वाटर। द आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर। यानी कि जो अर्थ की सबसे बाहर वाली लेयर होती है उसको क्या बोला जाता है, लिथोस्फेयर। वाटर कवर 75% ऑफ अर्थ सरफेस। यानी कि अर्थ की पूरी सरफेस किससे कवर होती है, पानी से। और कितने परसेंट, 75%। इट इज ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड। और ये अर्थ के अंडरग्राउंड में भी हमें प्रेजेंट मिलता है। These comprise hydrosphere. The air that cover the whole of the earth like a blanket is called atmosphere। यानी कि जो अपन अर्थ की बात करते हैं, यानी कि जो ऊपर की जो अर्थ की लेयर होती है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। जितना पानी कवर करके रखता है उसको बोलते हैं हाइड्रोस्फेयर। और जो एयर की बात अपन करते हैं, द एयर दैट कवर द होल अर्थ इज अ ब्लैंकेट इज कॉल्ड एटमोस्फेयर। यानी कि तीन चीजें क्या हो गई, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमोस्फेयर। लिविंग थिंग आर फाउंड वेयर दीज एग्जिस्ट, थ्री एग्जिस्ट। यानी ये तीनों चीजें जहां होगी वहां पे लिविंग थिंग हमें एग्जिस्ट करेगी। द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमोस्फेयर। यानी कि जो अर्थ को सपोर्ट करता है वो कौन है, एटमोस्फेयर, द हाइड्रोस्फेयर एंड द लिथोस्फेयर। अब ये तीनों चीजें मिलकर क्या बनाती है, बायोस्फेयर। यानी कि हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, जब ये तीनों चीजें मिलती है तो क्या बनाती है, बायोस्फेयर। लिविंग थिंग कंस्टिट्यूट द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फेयर। यानी कि लिविंग थिंग यानी कि जो भी लिविंग चीजें होती है, यानी कि जो जिंदा चीजें होती है वो किस में आती है, बायोटिक कंपोनेंट में आती है। द एयर, द वाटर एंड द सॉइल फॉर्म द नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर। जो नॉन लिविंग चीजें होती है जैसे कि पानी, सॉइल, ये चीजें क्या मिलकर बनाती है, एबायोटिक कंपोनेंट। लेट अस स्टडी दीज एबायोटिक कंपोनेंट इन डिटेल in order to understand their role is sustaining life of the earth। उनका क्या क्या रोल है के बारे में अपन पढ़ेंगे। द ब्रीथ ऑफ लाइफ, एयर, यानी कि जिससे अपन सांस लेते हैं वो क्या है, एयर। वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट द कंपोजिशन ऑफ एयर इन चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने देखा था कि एयर में भी अलग अलग कौन से कंपोजिशन होते हैं। इट इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज लाइक, यानी कि एयर में बहुत सारी गैसेज होती है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। It is interesting to note that even the composition of air is the result of life on the earth। यानी कि अगर इन सारी चीजों का कंपोजिशन मिल जाए या क्या लिखा था, इवन द कंपोजिशन ऑफ एयर इज द रिजल्ट ऑफ लाइफ। यानी कि अगर जितनी भी जो एयर्स या फिर गैसेस प्रेजेंट है इससे क्या हो सकती है, लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है। इन प्लैनेट्स सच एज वीनस एंड मार्स वेयर नो लाइफ इज नोन टू एग्जिस्ट, the major component of the atmosphere is found to be carbon dioxide।
जब अपन वीनस और मार्स की बात करते हैं तो वहां पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा है। इनफैक्ट कार्बन dioxide constitute up to 95 to 97% of the atmosphere on the Venus and Mars। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट है? 95 टू 97% कहाँ पे? वीनस एंड मार्स पे। अब यूकैरियोटिक सेल एंड मैनी प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस्ड इन चैप्टर 5 need oxygen to break down glucose molecule and get energy for their activity। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक मैंने आपको इतनी बार बता दिया है कि प्रोकैरियोटिक कौन से होते हैं और यूकैरियोटिक कौन से होते हैं। यानी कि प्रोकैरियोटिक जिनमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है, यूकैरियोटिक में एक से ज्यादा सेल वाले ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक। इनको किसकी जरूरत पड़ती है? ऑक्सीजन की। क्यों? ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने की। ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने से हमें क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगी। दिस रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Another process which result in the composition of oxygen and the concomitant production of carbon dioxide is combustion. This include not just human activities which burn fuels to get energy but also forest fire। यानी कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा तो इससे क्या होगी? बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी। और कार्बन डाइऑक्साइड या फिर कार्बन कब ज्यादा बढ़ती है? ह्यूमन की एक्टिविटी से। और सिर्फ उसी से नहीं, अगर जमीनों में आग लग जाती है तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है? कार्बन प्रोड्यूस होता है। फिर देखो, डिस्पाइट दिस द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज अ mere fraction of percent because कार्बन डाइऑक्साइड इज फिक्स्ड इन टू वेज। यानी कि अपने एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड का कुछ फिक्स परसेंट होता है और ये दो वेज में होता है। एक तो ग्रीन प्लांट कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यानी कि जो प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर देते हैं ग्लूकोज में। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की। मैनी मैराइन एनिमल यूज कार्बोनेट डिजॉल्व इन सी वाटर टू मेक देयर शेल। यानी कि मैराइन एनिमल्स यानी कि जो भी समुद्र में जो एनिमल्स रहते हैं उनको कार्बोनेट, यानी कार्बोनेट क्या है? कार्बन से ही बना हुआ है, उसकी जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि उनके शैल यानी कि उनकी जो परत होती है, जैसे आपने शंख देखे, शंख में जो कैसे शैल होता है वो बनाने के लिए कार्बोनेट की जरूरत पड़ती है। फिर आगे तो रोल ऑफ द एटमोस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। अब क्या कंट्रोल होगा एटमोस्फेयर में, या फिर एटमोस्फेयर का क्या रोल है क्लाइमेट कंट्रोल होने में? We have talked of atmosphere covering the earth like a blanket। यानी कि अब अपन ने अभी पढ़ा था कि अर्थ को कवर करके रखता है कौन? एटमोस्फेयर। वी नो दैट एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अपन को ये भी पता है कि एयर क्या है? एक बैड कंडक्टर है हीट का। द एटमोस्फेयर कीप द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ फेयरली स्टेडी ड्यूरिंग द डे एंड इवन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द होल ईयर। यानी कि जो एटमोस्फेयर का टेम्परेचर रहता है वो नॉर्मल दिन के अकॉर्डिंग या फिर पूरे साल के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। द एटमोस्फेयर प्रिवेंट द सडन इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे लाइट आवर्स। यानी कि एटमोस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है दिन में ज्यादा इंक्रीज हो जाता है और रात को कम हो जाता है। थिंक ऑफ द मून विच इज अबाउट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सन दैट द अर्थ इज। अगर अपन मून की बात करते हैं जो कि सेम वही डिस्टेंस में है जहाँ पे सन है, डिस्पाइट दैट ऑन द सरफेस ऑफ द मून विथ नो एटमोस्फेयर द टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम -190 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। यानी कि वहाँ का जो टेम्परेचर इतना माइनस से लेके इतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। As we have seen above that water do not heat up at the same rate, what do you think we will be their rate of cooling and can we think of an experiment to this the prediction? यानी कि आपको क्या लगता है कि सैंड और पानी एक साथ गर्म होते हैं? तो ऐसा नहीं है, तो आप एक एक्सपेरिमेंट से इसको समझ सकते हो। अब द मूवमेंट ऑफ एयर और विंड, यानी कि विंड का मूवमेंट कैसे होता है। We have all felt the relief brought by cold evening breezes after a hot day।
यानी कि अपन को वो जो ठंडी ठंडी हवा आती है, पूरा दिन गर्मी वाला होता है, फिर रात को जब वो ठंडी ठंडी हवा आती है तो वो क्या होती है, हमें बहुत रिलीफ देती है। एंड समटाइम वी आर लकी इनफ टू गेट रेन्स आफ्टर सम डेज ऑफ रियली हॉट वेदर। और कभी कभी क्या होता है, बहुत गर्मी होने के बाद में बारिश भी आना स्टार्ट हो जाती है। वॉट कॉजेज द मूवमेंट ऑफ एयर, ऐसा क्यों होता है, हवा ठंडी हो जाती है या फिर मूवमेंट क्यों होता है उसमें। एंड वॉट डिसाइड वेदर दिस मूवमेंट विल बी इन द फॉर्म ऑफ अ जेंटल ब्रीज, स्ट्रॉन्ग विंड और अ टेरिबल स्टॉर्म। और कौन डिसाइड करता है कि जो हवा होती है हल्की हल्की से आनी, झोंके आने चाहिए या बहुत तेज तूफान वाले आने चाहिए, या फिर एकदम बोल सकते हैं जिसको अपन बोल सकते हैं बहुत ज्यादा तेज तूफान आने लग जाए, वैसा हो जाए। वॉट ब्रिंग अस द वेलकम रेन, और ऐसा क्या है जो कि रेन को लेके आता है। All these phenomena are the result of changes that take place in our atmosphere due to the heating of air and the formation of water. ये सारे चेंजेस क्यों होते हैं, हवा का गर्म होना और वाटर वेपर का फॉर्म होना, इन दोनों की वजह से। The heating of water bodies and the activities of living organisms, the atmosphere can be heated from below by the radiation. The heating of water bodies and the activities of living organisms, the atmosphere can be heated from below by the radiation that is reflected back or re-radiated by the land or water bodies. यानी कि एटमॉस्फेयर गर्म क्यों होता है, क्योंकि जो रिफ्लेक्ट जो भी सन से जो हमें हीट मिलती है वो हीट क्या करती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है। लेकिन कभी कभी ये ना रीरेडिएट जाती है, यानी कि कभी कभी बाहर नहीं निकल पाती, तो जैसे लैंड ज़्यादा गर्म होता है और लैंड के गर्म होने से जो आसपास की हीट है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाती है, या फिर आसपास जितना भी पानी है वो भी गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। ऑन बीइंग हीटेड कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप इन द एयर। गर्म होने की वजह से करंट एयर में करंट स्टार्ट होते हैं। In order to gain some understanding of the nature of the convection current, let us perform the following activity. यानी कि करंट के बारे में अपन पढ़ते हैं कैसे। Place the candle in a beaker or a wide mouthed bottle and light it. इस तरीके का बीकर लो, इसमें कैंडल जला लो। Light an incense stick and take it to the mouth of the above bottle. Which way does the smoke flow when the incense stick is kept near the edge of the mouth? यानी कि इंसेंस स्टिक लो, उसको भी जलाओ और उस कैंडल के ऊपर, यानी कि उसमें से ऊपर जो धुआं निकलेगा कौन सी साइड में जाएगा। Which way does the smoke flow when the increased stick is kept a little above the candle? यानी कि कैंडल के पास में रखेंगे तो क्या होगा, कैंडल के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा। और कब तब क्या होगा, जब स्मोक फ्लो when the incense stick is kept in order other रीजन, और अगर दूसरी किसी रीजन में रखेंगे तो क्या होगा। द पैटर्न रिवील्ड बाय द स्मोक शो अस द डायरेक्शन इन विच हॉट एंड कोल्ड एयर मूव। यानी कि इससे क्या पता चला था कि ठंडी हवा और गर्म हवा कैसे मूव होती है। इन सिमिलर मैनर व्हेन एयर इज हीटेड बाय रेडिएशन फ्रॉम द हीटेड लैंड और वाटर इट राइजेज। यानी कि जब भी जो लैंड गर्म होती है या फिर पानी गर्म होने होता है तो उसमें से जो आसपास की जितनी भी एयर रहती है वो भी गर्म होना स्टार्ट होती है, उसकी वजह से क्या होती है, हीट ऊपर उठना स्टार्ट होती है। बट सिंस लैंड गेट हीटेड फास्टर देन वाटर, द एयर ओवर लैंड वुड ऑल्सो बी हीटेड फास्टर देन द एयर ओवर वाटर बॉडी। जैसे कि आपको पता है कि लैंड जल्दी गर्म होती है किससे, पानी से। इस वजह से लैंड के ऊपर की जो एयर है वो भी ज्यादा जल्दी गर्म होती है, किसके कंपेयर में, पानी के ऊपर वाली एयर के कंपेयर में। तो इफ वी लुक एट द सिचुएशन इन कोस्टल रीजन ड्यूरिंग द डे, द एयर अबाउट द लैंड, और जब अपन कोस्टल रीजन की बात करते हैं यानी कि समुद्र के आसपास का रीजन दिन के टाइम, तो द एयर अबाउट द लैंड गेट हीटेड फास्टर एंड स्टार्ट राइजिंग। समुद्र के आसपास का जितनी भी लैंड होगी उसके ऊपर जो एयर होगी वो जल्दी जल्दी गर्म होना स्टार्ट होगी और ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होगी। As this air rises, a region of low pressure is created and air over the sea moves into this area of the low pressure. और इसी वजह से लैंड के ऊपर जितनी भी एयर है वो लो प्रेशर क्रिएट करेगी। लो प्रेशर क्रिएट करेगी तो समुद्र की जो हवा होगी, समुद्र के ऊपर वाली जो हवा होगी वो भी इस साइड में आना स्टार्ट
हो जाए। ड्यूरिंग डे द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन रीजन टू अदर क्रिएट विंड। और एक जगह से दूसरी जगह एयर का मूवमेंट करना क्या क्या कहलाता है? विंड्स। ड्यूरिंग डे द डायरेक्शन ऑफ द विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू द लैंड। यानी कि दिन के टाइम जो विंड का डायरेक्शन होगा कहाँ से होगा? सी से लैंड में। रात को बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल, ठंडे होना स्टार्ट होते हैं। सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन लैंड द एयर अबाउ वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर अबाउ लैंड। जैसा कि आपको पता है कि जो पानी के ऊपर जो हवा होगी वो धीरे धीरे ठंडी होने स्टार्ट होगी, इस वजह से वहां पे लो प्रेशर बनेगा और यहाँ की जो हवा होगी, जो लैंड के ऊपर की एयर था, वो जो एयर है वो वहां जाना स्टार्ट करेगी। On the basis of above discussion, what can you say that the appearance of area flow and high pressure in coastal areas at night, the direction in which air would flow at the night in coastal areas? Similarly, all the movements of air resulting in diverse atmospheric phenomena are caused by uneven heating of the atmosphere in different regions of the earth. और ऐसे ही अलग अलग जगह अलग टाइम पे हीटिंग होती रहती है, तो यहाँ से वहाँ क्या होती है? एयर क्या करती है? मूव करती रहती है, इस वजह से अलग अलग वैल्यूज अपने यहाँ पे आते रहते हैं। But various other factors also influence these wind. The rotation of the earth and the presence of mountain ranges in the path of the wind are couple of these factors. यानी कि और भी बहुत अलग अलग है कुछ चीजें जिससे एयर का मूवमेंट होता है। क्या क्या होता है? अर्थ का रोटेशन होना, माउंटेन का बीच में आ जाना, इस वजह से एयर क्या होती है? कभी कभी अपना पाथ चेंज कर देती है। और we will not go into these factors in detail in this chapter, but think about this. How do the presence of the Himalayas change the flow of a wind blowing from Allahabad toward the north? यानी कि माउंटेन्स के आने की वजह से जब विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है तो उसमें और भी अलग अलग प्रोसेस होता रहता है। तो अब इसको मैं इस चैप्टर में देखने की जरूरत नहीं, आपको सिर्फ सोचने के लिए बोला गया है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है रेन। रेन को अब अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक आज मैंने आपको जो भी रीड करवाया है आप उसको अच्छे से रीड करना। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।